सिविल इंजीनियर बनने के लिए 10वीं बाद क्या करें जानेंगे इस छोटे से वीडियो में। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका सपना होता है कि आगे चल के मैं भी इंजीनियर बनूंगा, मैं भी इंजीनियरिंग फील्ड में एंट्री लूंगा। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, एक ऐसी ब्रांच है जिसका दबदबा सरकारी नौकरी के क्षेत्र में और प्राइवेट नौकरी के क्षेत्र में दोनों में काफ़ी ज़्यादा है, और वो है सिविल इंजीनियरिंग। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं या सिविल इंजीनियर आगे बनना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक सिंगल वीडियो के जरिए आपको सिविल इंजीनियरिंग के बारे में सब कुछ जानने को मिलेगा। भूल कर भी ये वीडियो स्किप मत करिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस सिंगल वीडियो को देखने के बाद आपको इस टॉपिक से रिलेटेड किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज हम सभी टॉपिक को टच कर देंगे कि 10वीं बाद आपको क्या करना पड़ता है, 10वीं बाद आपको कौन सा कोर्स करना पड़ेगा, 10वीं बाद आपको कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ेगा, 10वीं बाद जो कोर्स आप करेंगे उस कोर्स को करने में कितना खर्चा आएगा, 10वीं बाद सिविल इंजीनियर बनने के बाद आपकी सैलरी क्या होगी, ये सब चीज़ जानेंगे इस छोटे से वीडियो में। आइए स्टूडेंट्स, अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक करके हर चीज़ को एकदम अच्छे से समझते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स को सबसे पहले ये चीज़ समझनी है कि जो इंजीनियर्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। इंजीनियर्स दो प्रकार के होते हैं। एक तो जूनियर इंजीनियर। जूनियर इंजीनियर बनने के लिए आपको एक कोर्स करना पड़ता है जिसका नाम है पॉलिटेक्निक कोर्स। और दूसरे टाइप के इंजीनियर होते हैं सीनियर इंजीनियर। और सीनियर इंजीनियर बनने के लिए आपको एक कोर्स करना होता है जिसका नाम है बीटेक कोर्स। अब सवाल ये उठता है कि अगर हमें इन दोनों टाइप के इंजीनियर में से कोई भी इंजीनियर बनना है तो आपको 10वीं बाद क्या करना पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट्स, एकदम सीधा सा फंडा है कि अगर 10वीं बाद आप सीनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप 10वीं बाद सीनियर इंजीनियर डायरेक्टली नहीं बन सकते। आप अगर 10वीं बाद सीनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको 11th 12th कंप्लीट करना होगा, और 11th 12th कंप्लीट करने के बाद ही आप सीनियर इंजीनियर बन सकते हैं। एक चीज़ तो क्लियर हुई कि 10वीं बाद आप डायरेक्टली सीनियर इंजीनियर नहीं बन सकते, लेकिन 10वीं बाद आप डायरेक्टली जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं, क्योंकि एक कोर्स होता है जिसका नाम है पॉलिटेक्निक कोर्स। इस कोर्स को आप 10वीं बाद कर सकते हैं। मतलब जो स्टूडेंट्स 10वीं पास कर चुका है या इस साल 10वीं में है वो इस कोर्स के लिए आवेदन कर सकता है, इसका एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करके और इस कोर्स को कर सकता है। लेकिन डायरेक्टली आप बीटेक कोर्स 10वीं के बेस पर नहीं कर सकते। बीटेक कोर्स को करने के लिए, अर्थात सीनियर इंजीनियर बनने के लिए, आपकी कम से कम योग्यता 12वीं पास होनी चाहिए। ये चीज़ तो आपको समझ आ गई। अब आइए एक एक करके और चीज़ समझते हैं कि कौन सा कोर्स करना पड़ेगा और वो कोर्स में क्या क्या चीज़ें आपको स्पेशल मिलेंगी। जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने बताया कि आप अगर सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप दो टाइप के कोर्सेज कर सकते हैं। इन कोर्सेज में सबसे पहला कोर्स आता है पॉलिटेक्निक कोर्स, जिस कोर्स को करके आप जूनियर सिविल इंजीनियर बन सकते हैं। इस कोर्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये कोर्स 10वीं बाद 3 साल का होता है और 12वीं बाद 2 साल का होता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स 3 साल वाला ही ये कोर्स करते हैं। इसके अलावा इस कोर्स को करने में आपको छात्रवृत्ति का लाभ मिलता है, अर्थात स्कॉलरशिप मिल जाती है। इस कोर्स को करने के बाद आप जूनियर इंजीनियर कहे जाते हैं, अर्थात जेई कहे जाते हैं। इस कोर्स में जो पढ़ाई होती है वो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हिंदी में भी होती है और इंग्लिश में भी होती है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है इस कोर्स को करने के लिए। इस कोर्स में प्रत्येक 6 महीने पे एग्ज़ाम होते हैं, अर्थात पूरे 3 साल में 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम आपको देना पड़ता है। अब स्टूडेंट्स, अगर अपन बात करें यहाँ पे दूसरे कोर्स की, जिस कोर्स को करने के बाद आप सीनियर सिविल इंजीनियर बन सकते हैं, तो उस कोर्स की स्पेसिफिकेशंस आपकी स्क्रीन पे है। जैसे ये कोर्स 3 साल का और 4 साल का होता है। अगर आप पॉलिटेक्निक कोर्स करने के बाद ये बीटेक कोर्स करते हैं, मतलब पॉलिटेक्निक कोर्स करने के बाद अगर आप बीटेक कोर्स करते हैं तो ये कोर्स आपके लिए 3 साल का होगा। और अगर आप डायरेक्टली 12th बाद से बीटेक कोर्स करना चाहते हैं 12th के बेस पर ये कोर्स पूरे 4 साल का होता है। इस कोर्स में भी आपको छात्रवृत्ति का लाभ मिलता है, अर्थात स्कॉलरशिप मिलती है। इस कोर्स को करने के बाद आप सीनियर इंजीनियर कहे जाते हैं, और इस कोर्स को करने के बाद आप एक तरीके से इंजीनियरिंग फील्ड में ग्रेजुएट भी कहे जाते हैं। इस कोर्स में पढ़ाई सिर्फ इंग्लिश में होती है, ये बात आप याद रखें। तो डायरेक्टली अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा बीटेक कोर्स करता है तो उसको पढ़ाई में कुछ प्रॉब्लम आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, बट अगर आप मेहनती हैं तो आप इस कोर्स को भी कर सकते हैं, वो सभी प्रॉब्लम से पार पा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स 12th के बेस पर भी करते हैं। इस कोर्स में जो है प्रत्येक 6 महीने पे एग्ज़ाम होता है, जिसको सेमेस्टर एग्ज़ाम कहते हैं। तो पूरे 4 साल में आपको 8 सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उम्मीद है स्टूडेंट्स की इन दोनों कोर्सेज़ के बारे में आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे कि 10वीं बाद अगर हमें सिविल इंजीनियर बनना है
या जूनियर सिविल इंजीनियर या सीनियर सिविल इंजीनियर, तो हमें कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ेगा इस कोर्स में एडमिशन के लिए। अगर आप पॉलिटेक्निक कोर्स करना चाहते हैं और पॉलिटेक्निक कोर्स के थ्रू जूनियर सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं, आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा जिसका नाम है पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम। पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम हर स्टेट में अलग अलग होता है, यूपी का अलग होता है, बिहार का अलग होता है, इसी तरीके से हर स्टेट का अलग होता है। और पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। क्वेश्चंस का जो लेवल होता है वो 9th और 10th के क्वेश्चंस के समतुल्य होता है। अर्थात अगर आप 9th और 10th के मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर जाते हैं तो चांसेस ज़्यादा हैं कि आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करके किसी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं और वहाँ से अपनी कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बीटेक कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए जो एग्ज़ाम देना पड़ेगा वो जेईई मेंस का एग्ज़ाम है या अदर यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम होते हैं, उनको दे के आप बीटेक कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी कॉलेज में। बीटेक कोर्स वाले जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनमें भी 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। और क्वेश्चंस का जो लेवल होता है वो 11th 12th के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस के लेवल के बराबर होता है। उम्मीद है कि दोनों एग्जाम्स के बारे में आपको अच्छे से पता चल गया होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि सिविल इंजीनियर बनने में कितना खर्च आता है। 2 टाइप के कोर्सेज मैंने बताए थे सिविल इंजीनियर बनने के लिए। अगर आप पॉलिटेक्निक कोर्स करते हैं तो ये कोर्स को करने के बाद आप जूनियर सिविल इंजीनियर कहलाते हैं, इसलिए इस कोर्स को करने में आपकी फीस भी कम लगती है, अर्थात खर्चा भी कम आता है। अगर ये कोर्स अगर आप पॉलिटेक्निक कोर्स सरकारी कॉलेज से करते हैं आपकी ये फीस जो है बहुत कम लगती है, जो कि 12 से 13 हज़ार रुपये प्रत्येक साल की लगती है और लगभग 13 से 14 हज़ार रुपये आपको स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति के माध्यम से रिटर्न भी हो जाती है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके अलावा अगर आप प्राइवेट कॉलेज से भी पॉलिटेक्निक कोर्स करना चाहते हैं तो प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है, बट अगर हम एवरेज किसी प्राइवेट कॉलेज के बारे में बात करें तो 25 से 35 हज़ार पर ईयर की फ़ीस होती है प्राइवेट कॉलेज की पॉलिटेक्निक कोर्स के लिए, और ये भी फ़ीस आपको स्कॉलरशिप के माध्यम से पूरी की पूरी वापस कर दी जाती है। इसके अलावा अगर हम बीटेक कोर्स के बारे में बात करें जिसको करके आप सीनियर सिविल इंजीनियर बनते हैं तो इस कोर्स में अलग अलग कॉलेजों में फ़ीस अलग अलग होती है। अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में बात करें तो 50 हज़ार से 1 लाख के आसपास होती है, अगर अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज की बात अगर अपन करते हैं तो। और अगर प्राइवेट कॉलेज के बारे में बात करते हैं तो प्राइवेट कॉलेज में तो बहुत ज़्यादा होती है, डिपेंड करता है कि आप किस प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। अगर लोकल किसी प्राइवेट कॉलेज से आप बीटेक कोर्स करते हैं तो 50 हज़ार या 60 हज़ार के आसपास हो जाएगा, बट अगर आप किसी नामियर बीटेक कॉलेज से अपना बीटेक कोर्स करते हैं तो आपकी फ़ीस 2 लाख से 5 लाख पर ईयर की भी हो सकती है। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे, बीटेक कोर्स की फ़ीस कॉलेज टू कॉलेज वेरी करती है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि अगर आप सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं या बन चुके हैं या बनने का सपना देख रखा है तो सिविल इंजीनियर की सैलरी कितनी होती है, क्योंकि एट द एंड सभी स्टूडेंट सैलरी के लिए ही किसी कोर्स को करते हैं और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग भी उस कोर्स को करते हैं। अगर आप जूनियर सिविल इंजीनियर हैं, मतलब स्टार्टिंग में अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं और एक फ्रेशर के तौर पे आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आपकी सैलरी ज़्यादा नहीं होती है, बहुत ही कम सैलरी से एक सिविल इंजीनियर अपने करियर की शुरुआत करता है और वो सैलरी लगभग 12 से 15 हज़ार रुपये पर मंथ की होती है। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे एक्सपीरियंस गेन होता है वैसे वैसे सैलरी भी आपकी बढ़ती रहती है और 2 साल के बाद एक अच्छे एक्सपीरियंस्ड सिविल इंजीनियर की सैलरी 30 से 40 हज़ार पर मंथ हो जाती है। वहीं अगर अपन सीनियर सिविल इंजीनियर की सैलरी के बारे में बात करें तो उसकी भी सैलरी स्टार्टिंग में काफ़ी कम होती है, जो कि होती है लगभग 20 से 25 हज़ार पर मंथ से स्टार्ट होता है और 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद, अच्छे जानकारी प्राप्त करने के बाद, अच्छा अपना काम दिखाने के बाद एक सीनियर सिविल इंजीनियर की सैलरी 40 से 60 हज़ार रुपये पर मंथ की होती है। ये पूरा का पूरा डिटेल था। इस वीडियो के माध्यम से मैंने सिविल इंजीनियर के बारे में A to Z पूरी जानकारी आपको दी। इस सिंगल वीडियो से मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी डाउट आपका बचा होगा। इस सिंगल वीडियो के ज़रिए आपको पॉलिटेक्निक बीटेक कोर्स से रिलेटेड सिविल इंजीनियरिंग के बारे में मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी। अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए और हमारे चैनल पे इसी तरीके से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में या इंजीनियरिंग के हर ब्रांच के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। डिस्क्रिप्शन में सारे इंपॉर्टेंट लिंक मिल जाएंगे या फिर आप चैनल पर जाएंगे तो बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिल जाएंगी। आप उनको भी देख के अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं और अपने करियर की राह में एग्ज़ाम वाले भैया को अपना एक सबसे बड़ा दोस्त बना सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल स्टूडेंट्स, टेक केयर, जय हिंद।